तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये CSR के ऊपर पूछा गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब एक ध्यान से चीज़ सुनना, CSR पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कुछ डाटा, ठीक है, डाटा ज़रूर ऐड करो, ठीक है। अब आपको बताता हूँ एक चीज़, अब यहाँ पे हमें कितने पार्ट्स में इस क्वेश्चन को बताना है। देखो, जैसे पहला पार्ट क्या हो गया कि भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ठीक है। रिप्रेजेंट क्या करता है ये, ह्यूमन साइड किसकी, कॉर्पोरेट सेक्टर की, ठीक है। अब कह रहे गिव योर व्यूज़, अब आपके व्यूज़ दीजिए, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, CSR है, ह्यूमन साइड शो करता है, और एक कॉर्पोरेट का सेक्टर में ये चीज़ होती है। देखो, पहले CSR को थोड़ा बता लो, क्या है कि एक मॉरल कमिटमेंट है, ठीक है। क्या है, मॉरल कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस टू सस्टेनेबिलिटी, सोशल वेलफेयर एंड इथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्या बोला मैंने, सस्टेनेबिलिटी, सोशल वेलफेयर एंड इथिकल प्रैक्टिस, मूविंग बियॉन्ड प्रॉफिट ड्रिवन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि यहाँ पे प्रॉफिट ड्रिवन ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये वो इंश्योर करते हैं कि भाई वो जो भी काम कर रहे हैं उससे जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है उससे वो कुछ मीनिंगफुल कर सकें सोसाइटी के लिए, इन्वामेंट के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप डाटा ऐड करो, जैसे फिजिकल ईयर 2024-25 का जो डाटा है वो ऐड करो गवर्नमेंट का, कि कितना परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा है CSR का, तो वो डाटा यहाँ पे ऐड कर लो। साथ में एक चीज़ ये भी ऐड कर लो कि ये लाने का पर्पज़ क्या था, ठीक है। वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लो, एक कैच मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आपने एड्रेस करी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, एथिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई सोशल वेलफेयर है, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ये मतलब फोकस करता है, और जिसमें हम एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, हम हेल्थ केयर को सपोर्ट करते हैं, हम रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ कंपनीज़ हैं, ठीक है, जैसे हम टाटा की बात करते हैं, ठीक है। टाटा ने क्या किया है कि अभी असम में, ठीक है, असम में टाटा ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने लॉन्च किए हैं, ठीक है। वैसे ही और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो आसाम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट को जो भी टैक्स देंगे, या जो भी वहाँ पे उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, वहाँ से वो एक चीज़ ये भी करेंगे, खासकर ये टाटा का ये हमेशा से रहा है। आप ये एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें, कि वो जिस भी एरिया में या जिस भी स्टेट में या जिस भी जगह पे वो अपना कोई प्रोग्राम करते हैं या उनकी कोई वहाँ पे प्लांट लगता है, तो जो उसके आगे पीछे के एरियाज़ होते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलप करते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्कूल आपको देखने को मिलेंगे, हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे आपको, वहाँ पे रोड अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे करते हैं ये, ठीक है। फिर इन्वामेंटल इन्वामेंट के प्रति भी, जैसे मतलब एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। अब एथिकल लेबर प्रैक्टिस क्या है यहाँ पे, कि फेयर वेजेस देंगे, जेंडर इक्वालिटी का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, एम्प्लॉयज़ वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ह्यूमन सेंट्रिक बिजनेस मॉडल्स होगा, ठीक है। अगर आपके मान लो कि अगर 9 to 5 का जॉब है, ठीक है, तो 9 to 5 के जॉब में उसमें ये नहीं कर सकते कि आप उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस हैं, मान लो कि आप डे शिफ्ट कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आप एकदम से नाइट शिफ्ट पे उनको शिफ्ट कर दो, या नाइट शिफ्ट वालों को एकदम से आप डे शिफ्ट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो एक ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जहाँ पे जो वर्किंग आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी थोड़ा सा क्या करे, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। तो ये सारा एथिकल एक चीज़ रहती है यहाँ पे। अब इसको आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें लिखना है, ठीक है। क्या है कि भाई एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जहाँ से जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ से कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ उनका भी वेल बींग का यहाँ पे देखा जा रहा है। अच्छा, चैलेंजेस और फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ क्या है, कि भाई ग्रीन वॉशिंग का कंसर्न। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि भाई मान लो कि बता दिया कि ये कोई कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, बट प्रमोशंस में ही ऐसे बता दिया कि वहाँ पे वो तो कोई चीज़ हार्म करता नहीं है और वो बिल्कुल सेफ़ है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। मतलब उसकी कमियाँ छुपा देना, ठीक है। ब्रांड पोजिशनिंग रेदर देन रियल सोशल इम्पैक्ट, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पे कंसर्न है कि नीड फॉर द अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, थर्ड पार्टी ऑडिट एंड तो एंड इम्पॉर्टेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ठीक है। फिर बैलेंस प्रॉफिट एंड एथिक्स, ठीक है, एंड कोर बिजनेस स्ट्रैटेजीज़। तो ये यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ हैं। कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन में आप ये देख सकते हैं कि भाई एक ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, वो यहाँ पे उसको शो करता है। एथिकल लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ओवरऑल ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? इसका ये मीनिंग है कि भाई अगर आप सोसाइटी से कुछ प्रॉफिट ले रहे हो तो सोसाइटी को बैक भी उनको करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया ये चीज़। अगर आपको कल कोई क्वेश्चन आए तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। अगर कोई दिमाग में पॉइंट्स नहीं आ रहे तो इन्हीं को उठा के वहाँ पे लिख दो। चैलेंजेस देखती है, कंक्लूजन मिल गया आपको, सिग्निफिकेंस, एथिकल सिग्निफिकेंस मिल गया, इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, ठीक है। तो अब ये आगे देखो, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल जस्टिस इन जर्नल एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंट जस्टिस, ठीक है। अब हमें कितने पार्ट्स मिले इस क्वेश्चन में? पहले बता रहा है कि भाई इन्वायरमेंट जस्टिस क्या है, ठीक है, उसकी वो चाहे वो जर्नल वे में हो या वो उसके वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो क्यों है, और कोई एक एग्जांपल दे दो इन्वायरमेंटल जस्टिस के, ठीक है। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट जस्टिस बताया क्या कि भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट्स एंड बर्डन्स, ensuring that all communities regardless of economy, रेशियल और जोग्राफिकल स्टेटस, ठीक है, सभी को क्लीन हवा, पानी, लिविंग कंडीशंस का पूरा अधिकार है, ठीक है, अच्छी लिविंग कंडीशंस का। अच्छा, अब आप इस पे देखते होंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं या जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल जो इकॉनमीज़ हैं, अब वो क्या करती हैं कि उन्होंने तो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, ये प्रमोट करती हैं कि भाई हमें ग्रीन इकॉनमी की तरफ जाना चाहिए, रिसाइकल में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है, सस्टेनेबल इकॉनमी बनानी चाहिए। कर तो वो सही रहे हैं, बट जो एक पॉपुलेशन का शेयर था, ठीक है, मान लो 100% कोई चीज़ थी, ठीक है, उसमें से उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% उन्होंने वेस्ट कर दी है, ठीक है। अब उसका सिर्फ 10% बचा है। वो दुनिया को कह रहे हैं कि अब हमें इस 10% को बचाना है। वो इस 10% की बात कर रहे हैं, बट वो ये 80% की बात नहीं कर रहे कि जो 80% उन्होंने ये वेस्ट किया उसका क्या, ठीक है, वो इसकी बात नहीं कर रहे। वो इस 10% के शेयर को, इसको डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पे कंट्रोल का वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक हिपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, ठीक है, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की, या आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड जो नेशंस हैं उनकी। तो इसमें क्या है, इसमें मैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस है, बट आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं, बट आप ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये करना है कि भाई हमें प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज़, ठीक है, जो भी इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, एंड लो इनकम पॉपुलेशंस हैं, उनको हमें जो है वो सेव करना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि अपना वेस्ट उठा के अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाके डंप कर देती हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा एथिकल इशूज़ माना जाता है ये कि भाई आप अपनी कंट्री का वेस्ट किसी दूसरी कंट्री में आप शिफ्ट कर रहे हो। या आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट हो गया। कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, न्यूक्लियर वेस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मतलब एथिकल इशू है। इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी चाहिए, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, रेगुलेटरी मेजर्स होने चाहिए। अब इसमें एग्जांपल ऑफ एथिकल इनजस्टिस क्या था कि भाई जो सबसे बड़ी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, लीक हो गया एक कंपनी, एक फैक्ट्री में, ठीक है, उससे जो तो मासूम लोग थे जो उस इंडस्ट्रियल एरिया के आगे पीछे रहते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग रात को सोए हुए थे, उनकी जान चली गई, ठीक है, बट उनको अभी तक कुछ केसेस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग हैं, ठीक है, तो उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला, ठीक है। तो ये एक नेग्लिजेंस आप कह सकते हैं, कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस कह सकते हैं, या इनएडिक्वेट सेफ्टी रेगुलेशंस कह सकते हैं कि उस टाइम पे थे। अभी तो सरकार काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या जो खुद भी कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉशंस लेती हैं कि ऐसा फिर से ना हो, ठीक है। बट देखते हैं आप कई बार इंसिडेंट्स दिखते हैं कि यहाँ पे गैस लीक हो गई या वहाँ पे कोई केमिकल लीक हो गया, जैसे वो आप आंध्र प्रदेश की एग्जांपल थी, एक पंजाब की एग्जांपल थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इस पर हमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि भाई इन्वायरमेंट जस्टिस जो है वो क्रूशल है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस जो, ठीक है, उसके लिए। तो ऐसे कुछ आप आंसर
इन फ्यूचर भी अगर आपको कुछ एथिकल जस्टिस या मतलब इन्वायरमेंट जस्टिस, इनजस्टिस या इनजस्टिस पे या इनजस्टिस पे अगर आपको पूछ दिया जाए कि इन्वायरमेंटल इनजस्टिस क्या है, तो इन्हीं पॉइंट्स को उठा के आप उनका बिल्कुल उल्टा लिख दो, ठीक है, कि भाई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, इन्हीं को उठा के कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको अच्छे से मतलब रेगुलेट नहीं किया जा रहा, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ सेड दैट ड्यूटीज़ आर बेटर देन राइट्स, ठीक है। कमेंट 150 वर्ड्स पे आपको पूछ दिया 10 नंबर का। एक ना मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ एक ये बताता हूँ कि चाहे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन की अगर आपने डिमांड एड्रेस की है, चाहे आप मतलब वर्ड लिमिट को छोड़ दीजिए कि 150 वर्ड हो गए या 170 वर्ड हो गए या 140 वर्ड हो गए या 160 वर्ड हो गए, इन चीज़ को छोड़ो। हाँ, एक तरह से इम्पोर्टेंट तो है, बट एक चीज़ ये ध्यान में रखो कि अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस की है ना, तो फिर आपको नंबर मतलब मिलने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, कह रहे ड्यूटीज़ आर बेटर देन राइट्स, ठीक है। ड्यूटीज़ को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रादर देन हमें राइट्स को, ठीक है। क्या है देखो, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि भाई ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। हमने जो यूएसएसआर, ठीक है, वहाँ पे ये ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है। यूके की एग्जांपल भी लिख सकते हैं, बट अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं सिंपल, अभी वो ये पूछ रहा है तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्या कह रहा है, ethical debates on duties versus rights is centric to governance, philosophy, and social justice. While rights empower individual, duties foster societal harmony. Thinkers like Gandhi, Swami Vivekananda, and Immanuel Kant emphasize that duties, when fulfilled, naturally ensure rights to all. ठीक है, मान लो पर्सन एक ए है और पर्सन एक बी है, ठीक है। इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी ये है कि भाई मेरे को जब भी मेरे को कोई मान लो मैं कोई वेस्ट है, ठीक है, कोई गार्बेज है, वो मैं रोड साइड पे ना फेंकूं, ठीक है। ये क्या है, इसकी ड्यूटी है, क्या गंदगी ना फैलाना इसकी ड्यूटी है, ठीक है। इसको पता है कि भाई ये मेरी ड्यूटी है कि मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा, ठीक है। वो इसका राइट क्या है, ड्यूटी तो दोनों की है, और इसका और दोनों का राइट भी क्या है कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। एक ने ड्यूटी निभाई, दूसरे को अपने आप उसका राइट मिल गया, क्या, क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको अपने आप ही अपना राइट इसका फुलफिल हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि मतलब राइट्स और ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे एथिकल जस्टिफिकेशन फॉर ड्यूटीज़ ओवर राइट्स, ठीक है। एथिकल पर्सपेक्टिव हम बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, राइट्स नहीं होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर। हम एथिकल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं फॉर ड्यूटीज़, ठीक है। देखो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एंटाइटलमेंट, ठीक है, कि कम्युनिटीज़ का वेलफेयर होता है, ठीक है, कलेक्टिव प्रोग्रेस होती, फिर आपका यहाँ पे मॉरल इंटीग्रिटी की बात रहती है, ठीक है। सेल्फिश गेन्स को मतलब प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर प्रिवेंटिंग राइट्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आप देखते होते हैं कि जितने मोस्ट केसेस होते हैं कि भाई उसके फंडामेंटल राइट्स हर्ट हो गए, ये हर्ट हो गया, वो हर्ट हो गया, ठीक है, बट हम ड्यूटीज़ के लिए कोई भी हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आप एक एंगल इसमें ये लिख सकते हैं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेटिक एंड लीडर्स मस्ट बी प्रायोरिटाइज सर्विस ओरिएंटेड ड्यूटी एथिक्स, ठीक है, एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एथिकल जस्टिफिकेशन। अब थोड़ी हम फ़िलोसफिकल पर्सपेक्टिव में भी जाते हैं। क्या है फ़िलोसफिकल पर्सपेक्टिव, कि भाई गांधीयन एथिक्स क्या कहती है, ड्यूटीज़ टुवर्ड सोसाइटी, ठीक है। कांतियन डिओंटोलॉजी क्या कहती है कि ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी, ठीक है। कॉन्फ्यूशनिज्म क्या कहता है कि भाई आप मॉरल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन सोसाइटी क्या है, ठीक है, कि भाई सिटीजन्स एंड गवर्नेंस, ठीक है, वोट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इन्वायरमेंट एथिक्स क्या है, ड्यूटी टूवर्ड्स कंजर्वेशन, ठीक है, हर एक चीज़ की, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, ठीक है, आपका बायोडाइवर्सिटी हो, ओवरऑल हम कह सकते हैं। वर्क प्लेस एथिक्स क्या है, ड्यूटी ड्रिवन परफॉर्मेंस, टीम वर्क एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉस्टरिंग फेयरनेस, ठीक है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि भाई अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंट है, बट एथिकल वे में अगर हम देखा जाए तो
जस्टिस, मॉरल इंटीग्रिटी, कलेक्टिव वेलफेयर, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल लीडरशिप, ठीक है, ये एक स्ट्रेंथन करेगी डेमोक्रेसी को और सोसाइटल हारमनी को, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ कि हम इस डिबेट में चाहें कि भाई ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है या राइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट हमें ड्यूटीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। पार्ट बी में चलते हैं। अब कह रहे हैं कि डू यू एग्री दैट मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स इन सोसाइटी एंड गाइड इट इन द राइट डायरेक्शंस, ठीक है। मोरालिटी एक वैल्यू है, ठीक है। मॉरल वैल्यूज हमने बताया, पढ़ा था पहले भी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? अ मॉरल स्ट्रॉन्ग पर्सन एम्बॉडीज इंटीग्रिटी, एम्पैथी, ethical decision making, influencing society that positive actions and leadership, ठीक है। तो बिल्कुल प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस से जो है वो ट्रस्ट, इस चीज़ की प्रेजेंस से ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, कलेक्टिव ग्रोथ, ठीक है, वो सब हमें देखने को मिलती है। और गाइडिंग कम्युनिटी टू वर्ड्स जस्टिस, हार्मनी एंड प्रोग्रेस, ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। एथिकल इन्फ्लुएंस एंड सोशल इम्पैक्ट क्या है कि भाई रोल मॉडल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक्ट विद ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग सोशल कोहिजन, ठीक है, फेयरनेस, इंक्लूसिविटी एंड प्रिंसिपल गवर्नेंस, ठीक है। फिर आगे काउंटरिंग करप्शन एंड इनजस्टिस, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। फिर फिलोसफिकल अलाइनमेंट क्या है कि लाइक एरिस्टोटल एंड महात्मा गांधी, ठीक है, वर्चुअल सोसाइटीज़ की बात कर सकते हैं। फिर आगे हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स क्या हैं कि गांधीयंस, नॉन वायलेंस मूवमेंट्स, ठीक है, नेल्सन मंडेलास रिकॉन्सिलेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में आप कुछ ये ले सकते हैं कि मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो एक गाइडिंग फोर्स हो सकते हैं कि भाई हम अपनी सोसाइटी को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएँ, जिससे हम जो है वो जस्टिस, कंपैशन एंड एथिकल लीडरशिप को जो हम बढ़ावा दे सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहे वेस्टर्न कंट्रीज प्रीच समथिंग एंड प्रोफेस समथिंग, ठीक है, when the issue of environment ethics is discussed at the global level comment। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई हम बात तो करते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल इनजस्टिस है, ये है, वो है, बट वो बात नहीं करते जो उन्होंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट को हार्म किया है पास्ट में, ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछ रहा है। वेस्टर्न नेशंस का ये मतलब हमेशा से रहा है कि वेस्टर्न नेशंस ऑफ्टन position themselves as a leader in climate actions, ठीक है, advocating for the sustainability, climate neutrality, ठीक है, ethical justice, however their historical emissions, ठीक है, selective policies and failure to meet climate finance commitments, ठीक है, expose contradictions between their कथनी और कहने में फ़र्क है, ठीक है। तो बस वही है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। अच्छा, एथिकल कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं कि भाई हाई कार्बन फुटप्रिंट्स है, ठीक है, वेस्टर्न एमिशन सिग्निफिकेंटली मोर CO2 दैन डेवलपिंग नेशंस वाइल प्रेशरिंग देम टू अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज़, ठीक है, फेलियर टू मीट क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डाटा है, ये आप देख सकते हैं। सिलेक्टिव इन्वायरमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, एनर्जी इनइक्वालिटी, मतलब सबसे बड़े हिपोक्रेट्स अगर हम देखें तो वो US और ब्रिटेन है, ठीक है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि भाई वेस्टर्न नेशंस हैं मस्ट बी अलाइन पॉलिसी विद एक्शंस, ठीक है, इक्विटेबल क्लाइमेट फाइनेंस और एमिशन रिडक्शन एंड फेयर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस टू अपहोल्ड द ट्रू ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इसमें कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं अपने में से, ठीक है, अपने से कुछ और ऐड पॉइंट कीजिए। कल को सेम अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, ठीक है, कि आप प्रेजेंट जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, उसमें जो वो इन्वायरमेंट में कुछ जो है वो इतनी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, वो तो सारी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आई गेस। अच्छा, यहाँ पे देखो द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिसेंडेड टू ऑल टाइम लो इन द रिसेंट टाइम्स, कीपिंग इन व्यू द रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, डू यू थिंक इंडिया शुड बी जनरस इनफ टू बेल इट्स नेबर आउट, ठीक है। कह सकते हैं कि नॉट टू बी आस्क्ड टाइप क्वेश्चन था ये भाई, क्योंकि मतलब पूछना था इसको, पर फिर भी अगर पूछा है तो आप एड्रेस करिए ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा देखो भाई क्या है कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान आज हमारी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है, जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमारे रहे हैं,
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सबसे बड़ा इशू है, डिप्लोमेटिक टेंशंस, ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू है। रिसेंट जो टेरर इंसिडेंट्स होते हैं या ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। भाई पाकिस्तान तो सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है, हाई इन्फ्लेशन भी उनके कि जिससे जो वो फॉरेन रिज़र्व उनका जो है वो मतलब क्या ही है वो, क्या कहें उसके बारे में। अब आईएमएफ ने कुछ उनको इम्पोज कुछ मेजर्स इम्पोज किए उन पे, भाई आप ये चीज़ करिए, ठीक है। उन्होंने बेल आउट भी कुछ दिए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। तो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट बेल आउट क्या है कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है, भाई अगर आप मिसयूज़ करेगा उस चीज़ को, ठीक है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट रिसीविंग 25 आईएमएफ बेल आउट सिंस 1950, पाकिस्तान हैव फेल्ड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। 27 उनको मिले हैं 1950 से, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2023, 2024, 2025, ठीक है। जो अभी रिसेंटली मिला है ना, वो 27th मिला है उनको, 27th आईएमएफ बेल आउट मिला है पाकिस्तान को, जो अभी $1.2 बिलियन का कुछ मिला है। बाकी जियो पोलिटिकल रिस्क है इस पर, ठीक है। अब इसमें आर्गूमेंट्स इन फेवर क्या है कि भाई रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी अगर पाकिस्तान को जो इकोनॉमिकल हेल्प मिलती है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एक कंसिड्रेशन इसमें कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक लिवरेज भी हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि भाई इंडिया डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, economic prudence and diplomatic strategy. While humanitarian aid would be justified, but full-scale bailout without policy guarantees could pose more risk. Strengthening regional trade, diplomatic engagements, and counter-terrorism cooperation may offer a more sustainable approach. ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल भी वो उसमें इथिक्स की भागों में नहीं बहना, आपने कंट्री का एक पर्सपेक्टिव ही आपने रखना है कि भाई आंसर्स में वो शो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, बट अब वो इसमें नहीं पूछा जाएगा, वो इकॉनमी में पूछा जाएगा, ठीक है। इकॉनमी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस, यहाँ यार में यार ये क्वेश्चन देखिए। अब ये भाई मतलब आप कह सकते हैं कि फिलोसफर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी स्वामी विवेकानंद का मतलब फेवरेट टॉपिक है इनके, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछता है, जेकेपीएससी पूछ रहा है, 2-3 बार पूछ लिया मैंने। देखो, द मोर वी कम आउट एंड डू गुड फॉर अदर्स, द मोर आवर हार्ट विल बी प्योरीफाइड एंड आवर गॉड विल बी इन देम, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का कोट है, हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ सेल्फलेस सर्विस, ठीक है। सेल्फलेस सर्विस की बात करते हैं, स्पिरिचुअल प्योरीफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। एंड विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपको हर चीज़ करनी चाहिए, इनर फुलफिलमेंट होगी, इससे डिवाइन कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप एथिकल एंड फिलोसफिकल इंसाइट्स यही जोड़ सकते थे कि भाई प्योरीफिकेशन थॉट थ्रू सर्विस, ठीक है। मतलब आप ईगो को रिमूव कर लीजिए, सेल्फिशनेस को इम्प्रूव कर लीजिए, मटीरियल अटैचमेंट्स को दूर रखिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की है यहाँ पे, हायर वर्च्यू, कंपैशन, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया जब वो यूएस गए थे तो उन्होंने मतलब वर्ल्ड को क्या कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी यहाँ बात की है, जस्टिस, इक्वालिटी, कलेक्टिव वेलबींग की बात की गई है यहाँ पे। एप्लीकेशन गवर्नेंस एंड सोसाइटी क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सर्विस ओवर पावर, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन वर्क में क्या है कि एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। कंक्लूजन में ये लिखते थे कि भाई जस्ट कंपैशनेट एंड स्पिरिचुअलिटी एनरिच्ड वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है। एथिकल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, सोसाइटल हार्मनी होनी चाहिए, ये थे विवेकानंद जी के थॉट्स। आनंद रॉय मतलब क्या ही पर्सनैलिटी थी ये, बट ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ये अट्रैक्ट थे। अब इनका कोट है यहाँ पे, अवर ऑब्जेक्टिव इज द इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर ऑफ द प्रोड्यूसिंग क्लास, ठीक है। दिस अल्टीमेट गोल विल बी अटेन्ड आफ्टर ए लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल, देयरफॉर आवर प्राइमरी टास्क इज टू ऑर्गेनाइज द मासेस एंड लीड देम इन अ स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये मतलब लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा थे कि मतलब जो वर्किंग क्लास थी उसको ज़्यादा हेल्प प्रमोट करते थे उनके राइट्स के लिए। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। अब रॉय की स्टेटमेंट है ये कि भाई फंडामेंटल लिंक करते हैं ये बिटवीन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस।
मास मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिकल जो फ्रीडम है उसको अचीव करने की बात करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़, ठीक है। की इनसाइट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट क्या है कि भाई इकोनॉमिक लिबरेशन होनी चाहिए, सोशल प्रोग्रेस की बारी बात करते हैं, ये मास मोबिलाइजेशन, पब्लिक अवेकनिंग की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशंस की बात करते हैं ये। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है इनका कि मॉडर्न लेबर राइट्स के ऊपर हम इसको लिंक कर सकते हैं, इक्विटेबल ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर, सोशल जस्टिस मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन में आप यही कर सकते हैं कि भाई प्रोड्यूसिंग क्लास, एजुकेशन, एक्टिविज्म, एथिकल गवर्नेंस, ठीक है, तो ऐसा कुछ आप आंसर्स में लिख सकते हैं। सरदार पटेल के उनको क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इनका ना एक एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है, एक थिंकर ये पूछेंगे जो बिल्कुल लेफ्ट की मतलब लेफ्ट की तरफ अट्रैक्टेड है, एक पूछेंगे जो बिल्कुल राइट की तरफ अट्रैक्टेड है, और एक पूछेंगे जो बिल्कुल सेंटर में, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। इन्होंने पटेल जी के बारे में आप पूछा होगा, सरदार पटेल की जो कह रहे हैं, कास्ट द कम्युनिटी will rapidly disappear, we have to speedy forget all these things, such boundaries hamper our growth। तो ये सरदार पटेल जी की स्टेटमेंट है। तो सही बात है कि कास्ट पे डिवीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑब्स्टेकल्स टू कलेक्टिव, ये सब जो है वो कलेक्टिव ग्रोथ के लिए जो है वो काफ़ी हानिकारक चीज़ें हैं। इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन नेशनल ग्रोथ क्या है, जैसे सोशल फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिकल इनएफिशिएंसी, ऑब्स्ट्रक्टिंग मेरिटोक्रेसी, ठीक है। रेलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी इंडिया में इसकी, एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन, ठीक है, लीगल राइट्स रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, एराडिकेटिंग कास्ट हायरार्की। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि पटेल जी का विजन था ये कि हम कास्ट फ्री इंडिया चाहते थे वो, ठीक है, विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन। तो अभी हमारा ये थ्योरी पार्ट जो है वो 2022 के पेपर का ख़त्म हो गया। इसमें हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 हमने सारे क्वेश्चन देख लिए।